ठीक है। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस, है ना, क्या है सीक्वेंस का डेफिनेशन देखा था। और ऑन है ना माइक की? नहीं है? हाँ हाँ, वो तो तब का ही है। चलो, तो कल है ना, कुछ क्वेरी है कल के लेक्चर्स में पूछ सकते हो, जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है, कन्वर्जेंस, है ना, और लिमिट्स, ये सब क्या होता है। कॉची सीक्वेंसेस एंड देयर कन्वर्जेंस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉची सीक्वेंस से। कल हमने, है ना, मतलब सीक्वेंस क्या है, उसकी लिमिट कैसे फाइंड करने, कुछ थ्योरम्स देखे थे। अब यहीं से स्टार्ट करता हूँ कॉची सीक्वेंस से। तो बताओ, आप लोग को आइडिया है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस? किसी को भी? बोलो भाई। सो कॉची सीक्वेंस क्या होगा? देखो, सिंपल है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशन अगर लिखूं मैं, तो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो ए एन है इज कॉची सीक्वेंस if and only if, so sequence of real number an is Cauchy sequence if and only if for all epsilon या for any epsilon more than 0 there exist, so there exist n naught belongs to natural number such that mod an minus am less than epsilon for all m comma n more than equal to n naught। आइए इसको समझते हैं। दिस इज अ डेफिनेशन, ठीक है ना। सो ये एक डेफिनेशन आप अगर पढ़ लो तो ऐसे सो ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस का, कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एन इज कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0। अब कोई भी एप्साइलॉन रियल नंबर ले लो, तो फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट, एक ऐसा एन नॉट आपको मिलेगा सच दैट कि ए एन माइनस ए एन मतलब nth टर्म, ए एम माइनस mth टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन मोर देन एन नॉट। तो जैसे कल हम कन्वर्जेंस की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या था, मैं अगर आपको लिखाऊं एक बार फिर से, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो हमने कल देखा था, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता था? कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसमें था कि ये जो ए एन है इज, या सीक्वेंस ए एन ऐसा समझो कि ए एन कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर ए इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा था, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that mod a n minus a is less than epsilon for all n more than equal to n naught। ये डेफिनेशन था। तो दोनों को जरा कंपेयर करो, क्या कहना चाहता है। ये कॉची सीक्वेंस कहना चाह रहा है कुछ टर्म को तुम छोड़ दोगे, वो कुछ टर्म है एन नॉट। एन नॉट कोई फिक्स नंबर, अगेन सपोज एन नॉट की वैल्यू 1000 है, तो फर्स्ट 1000 टर्म को अगर तुम छोड़ दो, तो उसके बाद के यू चूज एनी टू टर्म्स, है ना, यू चूज एनी टू टर्म्स, nth टर्म और mth टर्म, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, तो उससे कम ही होगा, है ना। सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स
विल बी लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों टर्म की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, या ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मतलब बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे को, है ना, कि इसके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। तो मतलब कुछ टर्म को छोड़ दोगे तो जितने भी टर्म्स हैं वो सब एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे। और कितना क्लोज का मैथमेटिक्स में क्या डेफिनेशन है कि उनके बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहां पे जैसे है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या कह रहा था कि ए एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू ए, सो मीन्स व्हाट, तो आफ्टर एन नॉट टर्म्स ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस विल बी इन द नेबरहुड ऑफ ए, जो ए के नेबरहुड में आ जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं। अगर ऐसी होगी तो ये ऑब्वियस है, और ये होगा तो ये ऑब्वियस है। मतलब अभी हम देखेंगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस इन आर। तो हम लोग रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। एक्चुअली आगे कंप्लीट स्पेस आता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इज अ कंप्लीट स्पेस, तो वो आगे आएगा, एमएससी में प्योर मैथमेटिक्स में आता है, स्टैट्स में तो नहीं आएगा। सो आर इज द कंप्लीट स्पेस। तो किसी भी कंप्लीट स्पेस में क्या होता है कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कॉची। तो सिंस हमारे पास सिलेबस में क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, यही है। तो हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो यहां पे ये है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सो रियल नंबर में क्या होगा, एवरी कॉची सीक्वेंस विल कन्वर्ज एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस विल बी ए कॉची सीक्वेंस। तो जैसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर पूछता है वो कॉची सीक्वेंस है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, सिंपल। तो आपको अलग से कॉची सीक्वेंस चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है। कॉची एंड कन्वर्जेंट, दीज आर टू इक्विवेलेंट वर्ड्स फॉर द रियल सीक्वेंसेस, ठीक है। तो बस डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन में ये था कि कुछ टर्म को छोड़ दो, एन नॉट टर्म के बाद एवरी टर्म विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। दिस इज इक्विवेलेंट टू कि एन नॉट टर्म्स के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म किसी एक ही नंबर के नेबरहुड में आ जाएंगे, एंड दैट नंबर विल बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो डिफरेंस क्लियर है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में था कि कुछ टर्म को छोड़ दोगे तो सारे टर्म एक ही नंबर के नेबरहुड में आ जाएगा, तो वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। कॉची सीक्वेंस में है कि कुछ टर्म के बाद ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसके बीच का, और वो कहीं ना कहीं एक ही नंबर के नेबरहुड में आ जाएंगे। बहुत क्लोज हो गया ना, तो कोई ना कोई एक नंबर होगा जिसके नेबरहुड में सारे टर्म आ जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज द कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो 1/n है, चलो जैसे an ले लो 1/n, तो इसमें क्या होगा, जब इसके आप टर्म्स को ओपन करते हो 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह के टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास है 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। नाउ इसमें क्या होगा, जब बहुत मान लो n टेंस टू इन्फिनिटी है, बहुत लार्ज, तो उसके बाद क्या होगा, टर्म्स लगभग जीरो के, मतलब कोई भी टर्म ले लो जीरो के आसपास आएगा, जब आप जानते हो कन्वर्जेंट है। सो वी ऑलरेडी नो कि जो 1/n है कन्वर्जेस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कन्वर्जेंट तो है ही। अब आप खुद भी इसको प्रूव भी कर सकते हो, दिस इज ए कॉची सीक्वेंस ऑल्सो। सो ऑब्वियसली तो मैं प्रूफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ यहाँ पे। सो सिंपली मैं सीधा सीधा थ्योरम बता देता हूँ आपको। सो द थ्योरम इज अ रियल सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है is Cauchy sequence if and only if it is a convergent sequence. It is a convergent sequence, ठीक है। सो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कॉची सीक्वेंस होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में कॉची सीक्वेंस की बात होगी, रियल नंबर सीक्वेंस, आप कन्वर्जेंट चेक करो। तो कॉची के लिए अलग से कोई एफर्ट्स नहीं करना आपको, यू जस्ट हैव टू चेक कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंट है तो कॉची है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है, ठीक है, फॉर द रियल सीक्वेंस। सो ऑब्वियसली इट इज कन्वर्जेंट। अगर इस थ्योरम का हेल्प लूंगा मैं, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, दिस 1/n इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो क्या होगा, कॉची सीक्वेंस भी होगा। तो थ्योरम के हेल्प से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लो, वो कॉची होगी, और जो कन्वर्जेंट नहीं है वो कॉची नहीं है। अब प्रूफ आप देख सकते हो ना, इफ यू कैन सी प्रूफ, आपको बुक्स में प्रूफ करके भी दिखाते हैं लोग। सो दिस इज,
लेकिन हमें समझना है और एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रूफ जैम गेट में नहीं आता है तो प्रूफ मैं स्किप करता हूँ है ना, थ्योरम्स के प्रूफ्स जो हैं। सो ए एन इज कॉची सीक्वेंस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो ए एन क्या है, कॉची सीक्वेंस भी है, दिस इज अ कॉची सीक्वेंस, ओके। कोई कन्वर्जेंट है तो कॉची है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस जैसे बोल रहा है कॉची सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस, तो ऑब्वियसली आपने देखा कि अगर कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी, तो अलग से कुछ नहीं करना है। तो अगर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज कॉची, कॉची है तो वो कन्वर्जेंट है, तो वो दोनों इफ इन ऑनली इफ कंडीशन है, ठीक है। अभी मैं जैसे कुछ टर्म्स डिफाइन करूँ, जैसे यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, जैसे कुछ और कंडीशंस आती हैं कि थ्योरम्स है ना, अभी कुछ और थ्योरम्स हैं, जैसे कुछ ऐसा रहेगा कि मान लो ऐसा है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स such that तो यहाँ जो एग्जाम्पल होगा, एक मिनट, तो नहीं सर, प्रूव मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है बाय डेफिनेशन, तो जैसे मान लो इसको अगर प्रूव करना है कॉची सीक्वेंस यूजिंग दिस डेफिनेशन, तो यू कैन सी कि ये जो है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अगर इस डेफिनेशन से प्रूव करना हो 1/n कॉची इन्होंने प्रूव कर रखा है, तो यू कैन सी जैसे एक बार्टल की बुक है, जैसे जो लोग अगर बुक है देखना चाहें, तो जैसे एक बुक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये तो मैं वही थ्योरम लिखूंगा, जैसे जो रेफरेंस बुक, मतलब कई सारे अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो एक ये बुक तुम देख सकते हो, जैसे ये है इंट्रोडक्शन टू डी एनालिसिस, है ना, ये बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बार्टल एंड सेबर्ट, है ना, ठीक है। सो इस बुक में मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें प्रूफ देखना हो कि कन्वर्जेंट, मैंने अभी थ्योरम का हेल्प लिया कि सिंस इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस सो इट इज कॉची सीक्वेंस, और इसको कन्वर्जेंट क्यों है, तो इसको भी इस डेफिनेशन से प्रूव कर रखा है, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, यू कैन सी जो पेज नंबर है, चैप्टर नंबर 3 इस बुक का देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। सो ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 में तुम्हें एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन प्रूफ रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें प्रूफ तो करना नहीं एग्जाम में कि रट्टा मारेंगे, बट तुम देख सकते हो कि हाउ टू प्रूफ, समझ सकते हो, कॉलेज में तुमने किया भी होगा सेमेस्टर में, यही सब करना होता है ना, प्रूफ दैट, तो वहाँ पे कॉलेज सेमेस्टर में होता है, लेकिन अभी हमें रिजल्ट समझना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, क्योंकि हमारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, तो हमें उसको सॉल्व करने, 4 ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं।
तो बाकी तुम देख सकते हो चैप्टर 3, और अगर इसका प्रूफ देखना हो कि हाँ ये कैसे कन्वर्जेंट है एप्सिलॉन डेल्टा से, ये कैसे कन्वर्जेंट है एप्सिलॉन डेल्टा से, तो इन्होंने कर रखा है, पेज नंबर है 85, है ना, पेज नंबर 85 पे यू कैन सी तो यहाँ पे कर रखा है प्रूफ, ठीक है, तो वो देखना हो तो। तो एक मैं थ्योरम लिख रहा था ना यहाँ पे, देखो तो ये बस एक मैं जैसे रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं तो मैं इस पर रिजल्ट लिखा देता हूँ। ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट जो ए एन प्लस वन है दैट इज ए एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन टू। इसका क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म है ना प्रीवियस टू टर्म्स का एवरेज है, ऐसा हो रहा है, ए एन और ए एन माइनस वन का एवरेज है दिस ए एन प्लस वन, ठीक है। सो ये दिस फॉर ऑल एन, क्योंकि हम एन वन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एन को टू लेना पड़ेगा तभी तो वन होगा, तो एन मोर देन इक्वल टू टू, ठीक है। सो 1 2 3 तो ये हमारे पास है। देन ये कहता है कि देन ये जो ए एन होगा दिस इज अ कॉची सीक्वेंस, ये कॉची सीक्वेंस होगी, ठीक है, कॉची सीक्वेंस होगी और साथ में, और अगर हमने ये कह दिया ये कॉची सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट भी होगी, हेंस इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना। सो ऑल्सो ऑब्वियस है कि कॉची है तो कन्वर्जेंट भी होगा। ऑल्सो ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कोई लिमिट आएगी, है ना। तो देखो मैं एन टू से स्टार्ट किया हूं तो एन को यहाँ टू रखोगे ए थ्री आएगा, तो ए थ्री के लिए तुम्हें ए वन ए टू चाहिए, तो ए वन ए टू गिवन होगा क्वेश्चन में। तो इसके बाद क्या होगा, सो जो लिमिट है एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज, एंड मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि जो लिमिट आएगी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन, दिस इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अपॉन, आई थिंक ए वन प्लस टू ए टू अपॉन थ्री आता है ना। सो ए वन प्लस टू ए टू अपॉन थ्री। इसका प्रूफ भी इजी है, अगेन इसका अगर प्रूफ देखना हो तो यहाँ पे प्रूफ कर रखा है पेज नंबर 87 पे, इसी बुक में जो बुक का रेफरेंस दिया है उसमें पेज नंबर 87 पे एग्जाम्पल के नाम से 3.5.6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है इसका 5/3 आएगा, ए वन को 1 ए टू को 2 5/3 सही है। हाँ तो ये एक सिंपल थ्योरम है कि नेक्स्ट टर्म इज द, जैसे यहाँ पे अगर ए वन ए टू पता है तो ए थ्री होगा ए वन प्लस ए टू अपॉन टू, ए फोर होगा ए टू प्लस ए थ्री अपॉन टू, है ना, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा। तो एक तो ये थ्योरम हो गया, दूसरा कुछ इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, इसमें यह है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ, देखो एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो किसी न किसी डेफिनेशन या थ्योरम के हेल्प से बनाए जाते हैं, उसी पे वो नंबर्स रख के वो फ्रेम करता है। तो आपको डेफिनेशन याद होने चाहिए, थ्योरम्स याद होने चाहिए, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। कई बार थ्योरम ही स्टेटमेंट्स होते हैं ऑप्शंस के, डेफिनेशन ही स्टेटमेंट होते हैं ऑप्शंस के, तो आपको डेफिनेशन थ्योरम याद होगा तो आप ऑप्शन टिक कर पाओगे, नहीं याद है तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन तभी तो कैलकुलेशन करोगे, जहाँ पे थ्योरम और डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, थ्योरम डेफिनेशन याद ही नहीं होगा तो कैलकुलेशन भी नहीं होगा तुमसे। तो उसके लिए जो भी टॉपिक जब आप रिवीजन करते हो तो आपको कोशिश करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं वो याद रहे आपको, और तब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये क्वेश्चन इस थ्योरम से हो रहा है, ये क्वेश्चन इस थ्योरम से हो रहा है, ऐसा। सो एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ये बता रखा है कि मान लो ऐसा है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू
सी टाइम एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू, ठीक है, ऐसा हो रहा है। लेस देन इक्वल टू लगा लो ना, लेस देन इक्वल टू सी टाइम दिस फॉर, तो यहां मैंने एन माइनस टू तक लिया हूं, है ना, तो एन माइनस टू तक लिया फिर से, फॉर एन मोर देन इक्वल टू टू एंड एन की वैल्यू जो है सी की वैल्यू, सी इज मोर देन जीरो, है ना, सी इज बिटवीन जीरो एंड वन एंड सी इज बिटवीन जीरो एंड वन, ठीक है। तो ऐसा होगा एग्जाम्पल के लिए ए फोर माइनस ए थ्री इज सी टाइम ए थ्री माइनस ए टू, सॉरी ए फोर माइनस ए थ्री सी टाइम ए टू माइनस ए वन, इस तरह से। तो ऐसा हो रहा है, तो देन उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर कोई ऐसा, ये सब स्टेटमेंट ऑप्शन में होगा इस तरह से, तो आपको समझना है। तो अगर ऐसा होगा जहां सी की वैल्यू जीरो से वन के बीच है, एन मैंने मोर देन इक्वल टू लिया है, क्योंकि अच्छा मैं एक्स को ए क्यों कर रहा हूँ, मतलब ए है ना, मैं तो सीक्वेंस ए में लिख रहा हूँ, तो एक्स में लिखने का मतलब नहीं है ना, तो इसको भी ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ से ए एन प्लस वन माइनस ए एन, और यहाँ ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू, सो ए, यहाँ पर जाओगे, यहाँ एन नेचुरल नंबर क्यों नहीं ले रहे आप, तो मैं नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूँ, है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग फिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे ए एन प्लस टू माइनस या ए एन प्लस थ्री, ए एन प्लस थ्री माइनस ए एन प्लस टू, फिर यहाँ ओ एक मिनट इसको चेक करना पड़ेगा क्या था, ये कॉमन है, एक मिनट, सो ये टर्म कॉमन था, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ इसको ना, इसमें थ्योरम है ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन, और यहाँ होगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन। एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे पहले मैंने वैसा लिखा था, ये और ये टर्म कॉमन है, ए एन प्लस वन इज अ कॉमन टर्म, कि ए एन प्लस टू माइनस ए एन का डिफरेंस जो है लेस देन इक्वल टू सी टाइम ए एन प्लस वन और ए एन का डिफरेंस है। तो यहाँ एन कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा अब, क्योंकि मेरा टर्म्स का सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, जैसे ए टू ए थ्री ए फोर, एक मिनट चेक करना, कई बार ना बोलने में गलती हो जाती है, एन को वन रखेंगे तो ए वन ए टू, फिर ये ए टू ए थ्री, सही है ना, एन को वन रखेंगे तो सही है, देख लो एक बारी। सो मीन्स ये है कि ए एन प्लस टू माइनस ए एन, इसके बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू सी टाइम ए एन प्लस वन माइनस ए एन है, जहां एन कोई भी नेचुरल नंबर है and c is between 0 and 1. Then if this happens, then this an sequence is Cauchy sequence, ठीक है ना, so an sequence जो है वो है Cauchy sequence, and again Cauchy होगा तो convergence भी होगा, so an is also convergent sequence। तो मैं बोल रहा हूँ कॉची कन्वर्जेंट में कोई डिफरेंशिएशन, कोई पार्सलिटी नहीं करनी है, कॉची मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब कॉची, ठीक है, तो ये चीज़ है, ओके है। हाँ है ना, वो तो फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा। तो यहाँ से एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और यहाँ पे लिमिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखना पड़ेगा ना, यूनिवर्सल तो नहीं आएगा, सो इट विल डिपेंड। सर जी इसके जो पिछला वाला जो थ्योरम था, जी, तो उसका कोई एग्जाम्पल हो? हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल क्या है, तुम बना लो, ये एग्जाम्पल क्या, खुद ही एग्जाम्पल है ये। चलो ए वन इज वन एंड ए टू इज टू, एंड आपको बता दिया कि मान लो तुमसे ऐसा बोल देगा ए वन की वैल्यू वन है, ए टू की वैल्यू टू है, एंड ए एन प्लस टू इज ए एन प्लस वन प्लस ए एन अपॉन टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछेगा, मैं इस पर क्वेश्चन बना देता हूँ, है ना, तो आपसे पूछेगा पहला कि ए एन इज कॉची सीक्वेंस, ऑप्शन बी, जस्ट मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ, ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, आगे चीज़ मैंने पढ़ाया नहीं, वरना बाउंडेड मोनोटोन पढ़ाया तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, दिस इज, या मैं ऐसा लिख दूँ दिस इज, यहाँ से 5, ये ऑप्शन डी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज 5/3, ऐसा मान लिख दिया। तो
तो ये खुद एक्चुअली क्वेश्चन टाइप का ही है, क्वेश्चन के तौर पे ही आता है, मैं जनरल रिजल्ट दिखा दिया। जिसमें क्या होगा, अभी और भी ऑप्शन बना सकता था, एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक है, ऐसे बना दिया, बाउंडेड है, वो सब भी डिस्कस करूंगा, और टर्म्स डिस्कस नहीं कैसे लिखा नहीं। देखो जैसे पहला A1 1 है, A2 2 है, तो A3 क्या आएगा, यहाँ से पुट करो तो इसका एवरेज होगा 3/2। A4 क्या होगा, फिर उसको ऐड करके एवरेज लो। तो ऐसा हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस 2 का एवरेज है, 2 + 3/2/2। ये सिंपल एक रिजल्ट है, ठीक है ना, दिस इज अ सिंपल रिजल्ट। तो इसमें सिंपल है, कॉची है, कन्वर्जेंट है, और ये है इस तरह से। तो ये खुद क्वेश्चंस बन के आएगा, जो मैं रिजल्ट लिखा रहा हूँ, रिजल्ट इसलिए लिखा रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में प्रूफ ना करना पड़े, वरना प्रूफ करोगे तो टाइम लगेगा। प्रूफ इजी है, इसका प्रूफ मुश्किल नहीं है, इसको हम प्रूफ करना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म 2 टाइम हो जाएगा ना, एक इधर ले आओ एक इधर ले आओ, तो an+1 - an कर दो, और यहाँ से an-1 - an+1, देन n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर दो, तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, पहला और लास्ट बचेगा, पहला और लास्ट बचेगा, एंड में ये लिमिट निकल के आ जाएगी। अगर प्रूफ लिखना चाहो, मैं तुम्हें आइडिया दिया प्रूफ कैसे आएगा इसका, तो ये लिमिट कैसे आया, तो सिंपल है, तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो an+1 2 टाइम होगा, तो एक an+ उधर भेज दो, तो ऐसा करो an+1 - an, और वहाँ क्या रहेगा, an-1 - an+1। अब n की डिफरेंट वैल्यू, फर्स्ट रो में n को 1 रखो, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और फिर ऐड कर दो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, तो उससे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको एक लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, है ना, तो वो देखो बन जाएगा। तो उससे आंसर मतलब कैंसिल हो जाएगा बाकी टर्म्स, ठीक है जी। सो तो ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जैसे यही क्वेश्चन, इस पर भी एग्जाम्पल लिख लो एक, जैसे मान लो इस तरह का एग्जाम्पल है, लेट से, ठीक है ये, तो कॉची और कन्वर्जेंट, इस पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो जैसे वैसा क्वेश्चन होगा कि let an be a sequence such that an+2 minus an+1 लेस देन इक्वल टू, मान लो कोई नंबर है 1/4 an+1 minus an for all n belongs to natural number. If a1 is equal to मान लो 1 है, एंड a2 is equal to लेट्स से 2 है, तो क्या होगा बताओ, देन एक तो ये होगा, देन ये होगा कि हमारे पास an is convergent sequence, bn an is Cauchy sequence, option C limit an n tends to infinity is 0, and option D series of ये बताओ क्या आएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना दिया मैंने, ठीक है, देखिए तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या लिमिट निकाल पाओगे।
तो अभी तो मैंने जैसा अभी डेफिनेशन लिखा दिया, तो इसके हिसाब से थ्योरम अगर तुम्हें याद है तो थ्योरम गारंटीज कि सी बिटवीन 0 और 1 तो कन्वर्जेंट और कॉची तो होगा, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, सेकेंड इज कॉची, ये तो ओके है, होगा ये। अब इसका चेक करो क्या आएगा। या मैं बेटर यहाँ इन्फिनिटी लिखने के बजाय मैं यहाँ पे ये लिखता कि लेट से क्या ऐसा होगा, चेक करो। या इसमें समेसन लगाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही लिख दो। ये मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए ना चेंज करना पड़ रहा है, तो ऐसा लिख दो। चलो अब मॉडिफाई कर दिया, आई थिंक ये फाइनल है, ठीक है। तो चेक करके बताओ। तो सी और डी में तुम्हें चेक करना है। ये कुछ लिमिट के बारे में कुछ बोल सकते हैं हम लोग, लिमिट ऐसा नहीं इसमें डायरेक्टली निकलेगा कुछ, तो वैसे तो लिमिट के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग, है ना। तो आई थिंक ये डी, देखो डी चेक कर लो, इसमें क्या करोगे, रिकर्सिव इक्वेशन यूज़ करो, है ना। इसमें क्या बोला है इसने कि ये जो ए एन प्लस टू है, ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/4 ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर ए एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको फर्दर यही चीज़ें रिपीटेडली यूज़ करो, यू यूज़ रिपीटेडली। तो यहाँ से 1/4 क्यूब लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू, दिस विल कीप गोइंग अंटिल हेयर इट कम्स a2 माइनस a1। तो बताओ क्या आएगा। यहां पे वो नंबर क्या लिखोगे, व्हाट विल बी 1/4 रेज़ टू पावर, क्या लिखना चाहिए मुझे। बाकी लोग बताओ 1/4 की पावर क्या होगी यहाँ पे। ये जो 1/4 है
इसकी पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ जब n है तो पावर 1 है, जब यहाँ n-1 तो पावर 2 है, जब यहाँ n-2 तो पावर 3 है। तो a1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पावर n हो जाएगा, ठीक है। 1 इज n-1, राइट, तो ये n आ जाएगा। अब इस a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 की पावर n, और दिस इज लेस देन 2/4 की पावर n, दिस इज ऑल्सो फाइन, सो दिस इज ट्रू ऑल्सो। सही है, देख लो, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट के बारे में यहाँ से कुछ नहीं कह सकता, आई डोंट थिंक लिमिट आप एग्जैक्ट बता पाओगे कि व्हाट विल बी द लिमिट, बता पाएंगे, है ना। वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली व्हाट द लिमिट इज, लिमिट कुछ होगा बट जीरो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीरो ही होगा इसका कोई प्रूफ है यहाँ पे, हाँ, या बस मैं यहाँ से ये पूछ सकता हूँ आपसे, जैसे मान इसको अभी तत्काल हटा देता हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मगर यहाँ पूछता आपसे कि a2 माइनस जो a3 माइनस a2 है इज लेस देन a1 माइनस a0, या a2 माइनस a1, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, चलो ये बताओ। अभी मैंने सी ऑप्शन मॉडिफाई कर दिया क्योंकि लिमिट यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, सो अभी के लिए सी ऑप्शन ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये मॉडिफाइड जो सी ऑप्शन लिखा है a3 माइनस a2 लेस देन इक्वल टू होगा a2 माइनस a1, हाँ या ना, ये सिंपल है ना। यहाँ पे अगर आप n को 1 रखो तो a3 माइनस a2 लेस देन 1/4 a2 माइनस a1, और 1/4 तो छोटा है 1 से, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा इस केस में अगर ऐसा बना दूँ ऑप्शन तो इस तरह से कुछ होगा, इट्स नॉट लाइक मैं खुद फ्रेम कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में कुछ फ्रेम होंगे ऐसे, तो तुम्हें स्टेटमेंट याद है तुम इसमें अप्लाई कर पाओगे, तो वो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक और थ्योरम लिखा देता हूँ। सो थ्योरम ये है कि सच दैट, अच्छा ये सीरीज आ जाएगा an+1 माइनस an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज, तो इसका सम जो होगा ना, मैं अभी बात कर रहा हूँ कन्वर्जेंट सीरीज, अब सीरीज तो आगे पढ़ना था लेकिन अभी मैं यूज कर ले रहा हूँ, चलो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज आगे हम डिस्कस करेंगे, हालांकि कन्वर्जेंट मतलब इसका सम फाइनाइट आएगी, है ना, ये कन्वर्ज करेगी, तो डाइवर्जेंट कब होगी, इसका सम इन्फिनिटी आ जाएगी, तो इसका सम कोई फाइनाइट नंबर आएगी कन्वर्जेंट सीरीज। देन जो an है, an इज अ कॉची सीक्वेंस, तो ये जरूरी है कि an कॉची सीक्वेंस होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। an इज अ कॉची सीक्वेंस एंड ऑल्सो कॉची है तो कन्वर्जेंट भी होगा, है ना, तो इट इज कॉची सीक्वेंस देन इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो यूज होंगे आगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व, कभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो उसमें यूज होगा PYQs वाले। अब यहाँ कुछ और टर्म्स लिखा देता हूँ, जैसे मान लो बाउंडेड सीक्वेंस की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन बाउंडेड सीक्वेंस, तो जैसे है ना, कई बार दो तरह से डिफाइन होता है बाउंडेड सीक्वेंस का, मतलब तो ये है हालांकि कि बोलो भाई बाउंडेड सीक्वेंस कैसे डिफाइन करते हो, सो n is less than or equal to mod m, then it is bounded sequence. हाँ सिंपल है ना, a sequence of real number an is bounded, this an is bounded if and only if, एक मिनट देखिए,
ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि वी से एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट, तो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट मॉड एन इज लेस देन m फॉर ऑल m, है ना, इक्वल टू भी लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस विल बी बाउंडेड। अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे, सो दैट इज यहाँ से आ जाएगा एन इज मोर देन इक्वल टू माइनस एम लेस देन इक्वल टू एम, यही चीज है, ऐसा है, तो ये ऐसा आ जाएगा एन इज बिटवीन माइनस एम एंड प्लस एम। दूसरे तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, जैसे एक और वर्ड आता है कई बार, बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो, है ना, एक वर्ड होता है बाउंडेड एबव, ये वर्ड आएगा, तो इसका मतलब है कि इफ मान लो ए एन जो है लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि एक कोई रियल नंबर m है जहां पे एन लेस देन इक्वल टू m है, तो हम बोलते हैं देन वी से देन ए एन इज बाउंडेड एबव बाय रियल नंबर कैपिटल M, तो वन साइड बाउंड, मान लो ये छत है जैसे, जब है ना बाउंडेड एबव बाई दिस, तो अपर, जो अपर बाउंड भी बोलते हैं इसको, बाउंडेड मतलब अपर बाउंड, तो M इज द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस AN, ठीक है, सो M जो है अपर बाउंड है। ऐसी एक टर्म आता है बाउंडेड बिलो, सिमिलर है, सो एक टर्म आता है बाउंडेड बिलो, ठीक है, मतलब लोअर बाउंड मिलेगा। सो अगर ऐसा हो जाए इफ कि जो ए एन है इज मोर देन इक्वल टू स्मॉल m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम ये कहते हैं देन दिस ए एन, है ना, ये तो ऐसा लिख लो सीक्वेंस, या वैसे लिख लो, ए एन इज बाउंडेड बिलो, ए एन जो है बाउंडेड बिलो है बाय रियल नंबर स्मॉल m, जिसको लोअर बाउंड भी बोलते हैं आप, है ना, स्मॉल m इज द लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन, कैपिटल M इज द अपर बाउंड हेयर। तो सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों होगा, दोनों साइड से बाउंडेड। अगर मैं थ्योरम एक लिखूं तो इसमें ये होगा कि ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, ये दोनों होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एबव भी होगा। तो एन इज बाउंडेड सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, ऐसा आ जाएगा, ओके। इट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, तो ये तो हो गया बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तुमसे पूछूं कि मतलब एन लिखूं या जस्ट ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं ना कि ये एन है, या एन फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर एन, या मान लो ऐसा हो गया 1 प्लस 1/n इसकी पावर n, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन सा बाउंडेड सीक्वेंस है। सिंपल है ना, 1/n साइन n, साइन n अपॉन n हो गया तुम्हारा,
इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये 2 बार हो गया n की पावर n, है ना। तो ऐसा समझो कि है ना, तो इसका देखिए ठीक है जी, डिसाइड हो गया। तो कौन कौन सा बाउंडेड है, कौन कौन सा बाउंडेड नहीं है। ये बाउंडेड है क्योंकि n जब बहुत लार्ज होगा तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ये बाउंडेड है नहीं, n जब स्मॉल होगा तो n की पावर n इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। ये बाउंडेड है, यस सर नो। तुम चैट में भी बता सकते हो ना, जो जो बाउंडेड है यू कैन राइट इन चैट। तो यहाँ पे कितने हो गए, एक मिनट, ये ऑप्शन ये कैसे मैंने लेवलिंग गलत कर दिया नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, अब सही है। लेवलिंग ठीक से कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। मान लो 13 है n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, 14 है 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो सिंपली देखो, आपको क्या देखना है, n को 1 रखेंगे तो बिकॉज n इज नेचुरल नंबर, तो वो तो वैल्यू 1 से तो फाइनाइट आएगी। मेनली लार्ज n पे चेक करना है, तो लार्ज n पे क्या होगा, फॉर द लार्ज n फैक्टोरियल हैज़ मोर वैल्यू देन 2 की पावर n, राइट। जैसे 5 फैक्टोरियल 120, 2 की पावर 5 32, तो ये बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड नहीं होगा, है ना। फॉर लार्ज n इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, n बहुत लार्ज होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ये तो बाउंडेड होगा, है ना। n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो मेनली तुम्हें ना
जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं वो बाउंडेड होंगे। तो तुम अगर ये चेक कर लो कौन कौन कन्वर्जेंट है तो ये गारंटी है कि वो बाउंडेड होगा। अच्छा, एक दो और एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूँ 15 नंबर कि -1 की पावर n, तो ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। अच्छा, अब तुम कहोगे ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, तो हमने कहा कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, हमने ये नहीं कहा कन्वर्जेंट नहीं है तो बाउंडेड नहीं होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये वन वे स्टेटमेंट है, तो इसका गलत मीनिंग नहीं निकालना है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, थ्योरम इतना ही कह रहा है। कन्वर्जेंट नहीं है तो थ्योरम विल नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। तो बाउंडेड तो है ये, क्योंकि -1 1 के बीच आंसर आएगी जो भी आएगी। सो ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये बाउंडेड है नहीं, इन्फिनिटी आंसर आएगी। ये बाउंडेड है, यस, इसकी लिमिट 1 होती है, n की पावर 1/n, लॉग लगा लो, लॉग से कर लो, इजीली आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। n की पावर 1/n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 आएगी। कैसे आएगी? मान लो लिमिट l है, लॉग लो दोनों तरफ, फिर देखो 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, फिर तुम एल हॉपिटल रूल लगा लो, ठीक है। एंड ये बाउंडेड है n² की पावर n। लार्ज n के लिए क्या होता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 2 की पावर n की वैल्यू ज़्यादा है ना। 5² 25, 2 की पावर 5 32, तो ये ज़्यादा है तो बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड नहीं होगा, ये बाउंडेड है। चेक करो एक बारी, कुछ कन्फ्यूजन है इसमें बताइए। 12 सर 4th नंबर एक बार कर दीजिए ना। कौन सा? 4th नंबर। 4th नंबर 2 की पावर n/n फैक्टोरियल। ओके, तो ये जो हम कल देख रहे थे, कल हमने एक इनइक्वालिटी बनाया था ना, 2 की पावर n/2 की पावर n फैक्टोरियल में क्या रिलेशन है, कल ही देख रहे थे ना। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है फॉर n मोर देन इक्वल टू 4, यही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर n/n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 4, यही है। एंड उल्टा करोगे तो क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल कर लोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n मोर देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 4। तो मेनली हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना है कि जो मॉड ऑफ n है शुड बी लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसे अब अगर मैं आप बात कर रहे हो आप इस सीक्वेंस की, जैसे 2 की पावर n/n फैक्टोरियल, तो नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म्स। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे पहला टर्म क्या होगा 2/1, दूसरा टर्म क्या होगा 2² फैक्टोरियल, एक मिनट, 2 की पावर q/3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल। सो दीज आर फाइनाइट नंबर्स, बट वी हैव टू थिंक व्हाट अबाउट लार्ज n। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n/n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी है, कोई बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n/n फैक्टोरियल? तो देखो यहाँ पर डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा बिकॉज वो लार्जर है, तो इसको 0 की तरफ खींच के ले जाएगा। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, इसकी इन्फिनिटी आएगी क्योंकि n फैक्टोरियल डोमिनेटिंग है, सो दैट विल लीड टू इन्फिनिटी फास्ट, तो वो इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा खींच के। इसका दूसरा अगर प्रूफ चाहिए तो कल मैंने एक थ्योरम लिखा था, उसको यूज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज प्रूफ दैट दिस, है ना। तो चलो इसको मैं प्रूफ करता हूँ। सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव 2 की पावर n/n फैक्टोरियल 0 होगा। तो मान लो अभी के लिए तो कल हमने एक थ्योरम लिखा था, आप कल की क्लास में, लास्ट क्लास में आपको याद होगा, देखो उसमें ये लिखा था कि अगर ऐसा हो जाए an+1/an की लिमिट 1 से कम आती है, ये लिखा था मैंने कल। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट लेस देन 1 है, देन an की लिमिट क्या होगी जी, याद है किसी को? इफ दिस लिमिट इज लेस देन 1 देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ an? 0। तो ये हमने कल क्लास में लिखा था, तो इस पर फिट करके देखो फिट होगा। सो इस पर ट्राई करो इसको अब। सो नाउ an इज 2 की पावर n/n फैक्टोरियल। सो an+1 क्या होगा 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो इसको डिवाइड करो। सो an+1 अपॉन an को डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। तो यहाँ 2 की पावर n+1
अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू, डिवाइड करोगे ये ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करोगे, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ n प्लस वन बचेगा, ये कैंसिल करोगे 2 बचेगा, तो बचा 2 अपॉन n प्लस वन। बताओ लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट क्या है, 0 है, Yes, sir. और क्या 0 लेस देन 1 है, लेस देन 1 चाहिए था ना, तो लेस देन Yes, 1 है, तो इसका मतलब an की लिमिट क्या हो जाएगी, तो an की लिमिट 0 हो जाएगी यूजिंग दिस थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ कैसे आता है, वो सीरीज से आ जाएगा, रेशियो टेस्ट जिन लोगों को याद होगा, रेशियो टेस्ट से दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज एन कन्वर्जेंट, एन की लिमिट 0। तो ये हो गया प्रूफ कि इसकी लिमिट, एन की लिमिट आपकी 0 है, एन वाज दिस, इस तरह से आ जाएगा। ओके, बाकी देख लो। तो सिंपली मैं अभी जो रिजल्ट पीछे यूज कर रहा था वो ये था कि थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो गारंटी है वो बाउंडेड है। आपने देखा कॉची इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, तो कॉची सीक्वेंस है वही बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है वो भी बाउंडेड है, ठीक है, तो वो बाउंडेड होगा। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना। क्योंकि कन्वर्जेंट कॉची हमारे लिए सेम ही वर्ड है अभी, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो इस तरह से। और रिमार्क ये है कि बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट और कॉची, है ना। एग्जाम्पल बताओ, तो एक बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल बताओ जो कन्वर्जेंट नहीं है। -1 की पावर n, साइन n, ठीक है, ये सब बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होने की गारंटी है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है जी। सो कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा, तो जितने मैं लिखे हैं उसमें तुम चेक कर लो, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं है तो तुम्हें कुछ और चेक करना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। तभी थोड़े से आगे बढ़ता हूँ मैं, अभी आते हैं थोड़े मोनोटोन सीक्वेंस पे। सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, इफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ए एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, if n is less than equal to n plus 1 for all n belongs to natural number, या ऐसा लिख लो this if and only if, या है ना वैसा लिखता मैं, a sequence an is monotonically increasing sequence, या जस्ट बोले इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बात वही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, ये ठीक है भाई। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में क्या होगा, सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में जस्ट इसका इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी, तो यहां से ये क्या है, ये मूव कर सकता है, अच्छा ओके। तो so a sequence an is monotonically decreasing, तो यहाँ monotonically decreasing की बात कर रहा हूँ, ठीक है। so monotonically decreasing if and only if an is less than equal to n plus 1 for all n belongs to natural number, ओके। सो एन इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन, ऐसा हो जाएगा, उल्टा लिख रहा ना, अब तो मुझे इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, चेक कर लो एक बारी। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अ सीक्वेंस एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग
इफ एंड ओनली इफ जब n की वैल्यू बढ़ाएंगे सीक्वेंस की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को क्वेरी है डेफिनेशन में? या मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो इसी को दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि अगर इसको ओपन करके लिखते तो इसका क्या मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ ये जो a1 होगा लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a4, दिस विल कीप गोइंग। यही है यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ a1 मोर देन इक्वल टू a2 मोर देन इक्वल टू a3 मोर देन इक्वल टू a4 मोर देन इक्वल टू कीप गोइंग, ऐसा है, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, अच्छा एक मैं ही बता रहा था आप लोगों को कि चलो इसके बारे में बात करते हैं। ए एन इज इक्वल टू एन की पावर 1/n। तो बताओ पहला ऑप्शन है कि दिस इज, एक तो ऑप्शन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, चौथा ऑप्शन है बाउंडेड सीक्वेंस। जरा सोच के बताइए। एन इज एन रेज टू पावर 1/n, कन्वर्जेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बाउंडेड। अच्छा एक मैं और लिख देता हूँ, ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डेफिनेशन था। जनरली वर्ड यूज होता है मोनोटोन सीक्वेंस, है ना, मोनोटोन सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना। सो मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, तो ये होगा a sequence of real numbers an is monotone sequence or monotonic sequence, if and only if it is either monotonically increasing sequence और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब कोई एक है तो मोनोटोन सीक्वेंस बोलेंगे। तो अभी आप बताइए इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं फ्रेम करूं, सर मोनोटोन वाला एक बार बताइए। एक मिनट, मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों में से एक भी है तो मोनोटोन नाम उसका रख दिया। यस यस, हाँ मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो मोनोटोन है ना। तो 1+1/n की पावर n, बताओ इन दोनों के बारे में। एक है n की पावर 1/n, है ना। अभी के लिए मैं और ऑप्शन ऐड कर देता हूं, तो ये d है, वन आएगी, ये ई आती है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, सो क्या होगा चेक करके बताओ क्विकली। दो क्वेश्चन है अभी के लिए, क्वेश्चन 1 इसको क्वेश्चन 2 बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे है, आप लोग सोच के बताइए क्या है।
ओके आ गया जी। तो सर जी फर्स्ट में ADE है, मतलब कन्वर्जेंट है और बाउंडेड है और लिमिट सही है। ADE। कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होना ही है ना, थ्योरम सेज कन्वर्जेंट यस विल सर। श्योरली बी बाउंडेड। तो बाउंडेड तो सो ये भी, ई ऑप्शन भी ये सही भी है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होना इसमें ही है ये। ACD। व्हाट अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चेक करो। नहीं सर, 1 से 3 तक ये इंक्रीजिंग है, फिर आगे डिक्रीजिंग है हाँ फर्स्ट तो में। देखो, अब आपको समझना है ना। सो वी कैन नॉट से इट इज इंक्रीजिंग। इसमें क्या हो रहा है, तुम टर्म्स की वैल्यू निकालो बाकी लोगों के लिए, है ना, जिन्होंने एनालाइज नहीं किया है। सो एन की पावर 1/n है, सो एन को 1 रखेंगे 1। व्हेन यू पुट n इज इक्वल 1। टू 2, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, यही चलेगा एंड सो ऑन। अब डेसिमल यस। थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प लो एंड देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो ये तो 1 हो गया। सो दिस इज 1, √2 क्या होता है 1.414, 414। क्यूब रूट ऑफ 3 कितना है 4 आएगा 1.44। 1.44 1.44, फिर 4। फिर ये 414, 1.414, 414 फिर से आ गया। अच्छा 141 ऐसे कुछ है हाँ। हाँ ठीक है और फिर ये आगे 1.3 करके आ जाता है, बाकी लोग फिर घटता कैलकुलेटर जा यूज रहा है करो, आगे। चेक करो। सो 1 पॉइंट, इसका मतलब क्या है, सर अब ये एक सेकंड डिक्रीज सर। होना शुरू हो जाएगा राइट, और 1 तक आ जाएगी। मतलब दिस, जैसे क्या हुआ 1, 1.4, 1.44, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एट द एंड इट विल कन्वर्स टू 1। जैसे है ना 1.4, 1.3, 1.2 ऐसे होते होते जब n बहुत लार्ज होगा सो दैट विल कन्वर्स टू 1, 1 पे आके वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो इन जनरल यू कैन से कि n सर की, जैम में कैलकुलेटर रहता है वहाँ पे एग्जाम में। जी जी जी, कैलकुलेटर आपके पोर्टल पे, आप लोग टेस्ट नहीं देते हो, मॉक टेस्ट, आज भी मॉक टेस्ट था हमारा, फ्री वाला था वो तो सबके लिए था, आप लोगों के पास तो है ना एक्सेस। सो सर यहाँ पे रहता है तो वहाँ पे रहता है कि नहीं नहीं पूछना नहीं, जो हमारा पोर्टल है वही ओरिजिनल पोर्टल है जैम का, ठीक है ना। तो सेम ही रहेगा, वहाँ भी कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा, सेम पोर्टल है तो उसमें भी स्क्रीन पे कैलकुलेटर अलाउड है, यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगा। तो जैम गेट में अलाउड है स्क्रीन पे कैलकुलेटर, आपके वर्चुअल कैलकुलेटर होंगे, जो यहाँ पे है वही कैलकुलेटर है, सेम कैलकुलेटर, तो वहाँ पे अलाउड रहेगा। ठीक है ना। तो ये वैल्यूज होंगी 1 से लेके ना इनिशियली, या मान लो यहाँ पे 1 से ज़्यादा ही है ना, ये तो 1 से ज़्यादा ही है, और मान लो हाईएस्ट वैल्यू अभी 2 बोल दो, ऐसा बोल दो बाउंड, तो बाउंडेड हो गया ना ये, दिस इज बाउंडेड एक्चुअली। सो सर ये 1.44 वैसे। हाँ ठीक है, वैसे बाउंड हाँ इज पता नॉट यूनिक, सो बाउंड कैन बी एनीथिंग, बाउंड इज नॉट यूनिक, सो बाउंड आप कोई भी लार्ज कुछ ले लो। तो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है, ओके, स्टिल इट इज कन्वर्जेंट। तो अभी समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे भी चेक कर लो, सेम इसके बारे में एनालाइज करो। तो जब आप इसको एनालाइज सर ये करोगे, डिक्रीजिंग है सेकंड वाला। डिक्रीजिंग है, अच्छा वही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस सर। n प्लस 1/n इस n, सॉरी 1+1/n की पावर n, यही है। तो n के डिफरेंट वैल्यूज है ना, पुट करो। सो n को 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया, 1+1 2, फिर n को 2 पुट करेंगे तो ये था 3/2 की पावर 2, है ना, फिर 4/3 की पावर 3, 5/4 की पावर 4, एंड इट विल कीप गोइंग, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है। तो कैलकुलेटर थोड़ा सा लो, ये 2 है, कितना आता है ये कैलकुलेटर से, 1.5 का स्क्वायर 2.25, ऐसा होगा क्या, चेक करो। है ना, देख लो 1+1/2, 3/2 की पावर 2 ना, ये कितना आएगा, कैलकुलेटर चेक करो, 1.33 का क्यूब 2.4 something. 2.4, ठीक है। ये कितना आएगा, 5/4 की पावर 4, सो 1.25 का पावर 4, 1.25 है ना, और उसकी पावर 4। सब लोग अपना खुद कैलकुलेशन करो, सो दैट कहीं मिस्टेक एक से हो तो सब लोग अज्यूम ना कर दो, अपना अपना खुद कैलकुलेशन करो। 2.44। 2.44, इसका डेसिमल बताओ तो समझ आएगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। 1.33 का क्यूब कितना होगा,
मतलब 4/3 का क्यूब 4 में कितना आएगा? 2.37 आ रहा है। 37 हो रहा है। ओके, तो ये है 37। तो यहाँ तक बराबर है ना। देखो ये 2 था, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज ही हो रहा है ये तो। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.718 ना। तो 2.718, ओके। So it will be keep increasing till 2, 2.5, 2.3, 2.4, and it will increase till this. When n will be large, all the terms of the sequences will be in the neighborhood of this number. यही तो e है ना. So e is 2.718. So जब n बहुत large हो जाएगा ना, तो सारे नंबर इसके neighborhood में आ जाएंगे, and that's why it converges to e, that you know. तो ये increasing sequence है, चेक कर लो बाकी लोग. So starting with 2 and converges to e. तो यहाँ पे जो टर्म है ये 1 + 1/n की पावर n है, स्टार्टिंग विथ 2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू e. ये है, बाउंडेड है, ठीक है. तो फाइनली ठीक है भाई. सो दिस इज इंक्रीजिंग. तो कन्वर्जेंट डजंट इंप्लाई मोनोटोनिक, है ना. कन्वर्जेंट है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है. ये कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक भी है. सो क्या थ्योरम है मोनोटोनिक और कन्वर्जेंस में? सो देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. सो इट सेज, पहला पार्ट ये है कि अगर मैं इन जनरल लिखूं, चलो इन जनरल स्टेटमेंट है कि a monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded. If and only if it is bounded. दूसरे टर्म में लिखो तो कुछ बुक इसको ऐसा भी लिखता है, ये पहला स्टेटमेंट है, इसी को दूसरे तरीके से लोग लिखते हैं कि मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस. लाइक कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा, इफ ए एन इज मोनोटोन एंड बाउंडेड सीक्वेंस. बाउंडेड भी है, मोनोटोन भी है, देन it will be a convergent sequence. So it will be a convergent sequence. ठीक है. तो मोनोटोन और बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट होगा, है ना. मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट तो बाउंडेड होना जरूरी है. नाउ रिमार्क इज, रिमार्क क्या है? हमने ये पढ़ा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड. बाउंडेड मे नॉट बी कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी मोनोटोनिक, नो, है ना. तो ये बोल रहा हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस मे नॉट बी मोनोटोनिक. तो ये सब आपको रियलाइज करना होगा एग्जाम्पल के थ्रू. जो फॉल्स स्टेटमेंट है, वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स. सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस may not be monotonic या मोनोटोन, ठीक है ना. मोनोटोनिक बोलो और मोनोटोन बोलो. मोनोटोन एंड बाउंडेड इंप्लाई कन्वर्जेंस, ठीक है. तो कन्वर्जेंट है ना, मे नॉट बी. एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एग्जाम्पल देखा था n⁻⁴ 1/n. दिस इज कन्वर्जेंट बट दिस इज नॉट मोनोटोन. ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट मोनोटोन. दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट मोनोटोन, ठीक है. सो दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट मोनोटोन. ये हो जाएगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं.
तो ये तो अभी तक हमने थ्योरी पढ़े हैं, तो इसमें क्या क्या वर्ड्स था, तो एक बार अगर ये देखें हम, मोनोटोन सीक्वेंस देयर लिमिट्स, तो वही देख रहे थे, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट की गारंटी है, कन्वर्जेंट मे नॉट बी मोनोटोनिक, कन्वर्जेंट मस्ट बी बाउंडेड, बाउंडेड मे नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अब कह रहा है लिमिट ऑफ सम स्टैंडर्ड सीक्वेंस, देखो ये जो वर्ड लिखा है लिमिट ऑफ, है ना, दे आर राइटिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, तो ये जो स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस लाइक 1/n -1 रेज़ टू पावर n या 1 + 1/n रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर 1/n, है ना, इस तरह के सीक्वेंसेस जो स्टैंडर्ड है कुछ, तो है ना, -1 की पावर n/n, सो दे आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, जो भी कन्वर्जेंट है तो वो आपको याद रखने हैं। तो हालांकि इसमें ना अब आगे से इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट कर दिया है, बट एक्चुअली इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें अभी बीच में और भी हैं, लाइक सब सीक्वेंसेस एंड ऑल दैट। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ PYQ का। तो कल मैं स्टार्ट करूँगा मोनोटोन सीक्वेंस से, क्या सब सीक्वेंस, सो है ना, अभी मैं बाकी टाइम में आपको टुमारो विल स्टार्ट सब सीक्वेंस, इसने लिखा नहीं है वर्ड लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं और है सिलेबस में, ठीक है ना। सब सीक्वेंसेस मतलब सीक्वेंस का रेंज का सबसेट, मतलब सब सीक्वेंस, बात करेंगे कल हम लोग इस पे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो थ्योरी हमने आज और कल में किए थे, उस पे बेस्ड जो भी जैम के PYQ है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सीक्वेंस सीरीज MS वाला ही था। तो ये सीरीज का था ना, पहला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। इफ यू सी तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी लिखा था कुछ देर पहले। इफ यू सी कल तो हमने ये थर्ड सॉल्व किया था। इफ यू सी द सेकेंड क्वेश्चन मैंने थ्योरम से लिखे थे इसके अभी, और यही डायरेक्ट है ना एग्जाम में पूछ लेते हैं ये लोग। अब ये क्योंकि तब सब्जेक्टिव आता था तो तब का क्वेश्चन है ये ना, ये 2006 में सब्जेक्टिव आता था। सो व्हाट दे आर आस्किंग कि कंसीडर अ सीक्वेंस Sn of positive real number satisfying the recurrence relation। सो ये यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो Sn + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn + Sn - 1/2। तो मैंने एज ए थ्योरम ही लिखा दिया। यू कैन सी प्रूफ्स, जो मैं रेफरेंस दिया था जो बार्टल एंड सेवर्ट वाली बुक चैप्टर 3 में पेज नंबर 85, 86, 87 के अराउंड, इसका प्रूफ है वहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। तो अब आप ना ये प्रूव कर रखा है कन्वर्जेंट है। सो ये सब्जेक्टिव है। अब ये एग्जाम में प्रूव दैट नहीं आएगा ना, आपसे पूछेगा, तो हमने थ्योरम लिखा दिया, आपको स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ भी आप याद रख सकते हो इफ़ यू वांट। तो इसमें हमने ये देखा था ना कि ये कन्वर्जेंट तो है ही, और इसकी जो लिमिट होगी, सो द लिमिट इज एक्चुअली S1 + 2S2/3, जो आप लोग जानते भी हो। सो दिस इज द लिमिट। तो कन्वर्जेंट तो होता ही है, और लिमिट ये आती है। बाकी आगे कह रहा है शो करो कि Sn + 1 ये इसके इक्वल, अच्छा यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल है, तो आपको दिखाना है कि ऐसा होगा। तो ये तो ऑब्वियस है ना, यहाँ से देखो, जैसे अगर आप ऐसे डिफरेंस लो, सो क्या इसका डिफरेंस लिया है Sn + 1 - Sn का। मैं जस्ट पहला पार्ट मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, मतलब ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो डिफरेंस ले लो, सो Sn + Sn - 1/2 - Sn, तो ये हो जाएगा /2 कर लो, ठीक। नाउ यू सिंप्लीफाई इट, तो Sn + Sn - 1 - 2Sn, तो ये हो जाएगा कितना, Sn - 1 - Sn, चेक करो, सही है। इज इट फाइन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो अब आप, तो जब आप मॉड लोगे, सो यू कैन राइट Sn + 1 - Sn का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दिस इज हाफ, और मॉड लगा दिया ना, तो Sn - 1। अब इसको फर्दर रिकर्सिव सीक्वेंस है ना, सो फर्दर वही रूल बार बार अप्लाई कर, रिकर्सन अप्लाई करो, है ना। सो व्हेन यू अप्लाई रिकर्सन मीन्स व्हाट, सेम थिंग यू अप्लाई अगेन, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी Sn - Sn - 1, इट विल बी Sn - 1 - Sn - 2, एंड दिस विल बी कीप गोइंग। अब आपको पैटर्न को समझना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्न। तो पैटर्न में क्या है, तो जब यहाँ Sn देखो Sn - 1 है तो पावर 1 है, यहाँ Sn - 2 है पावर 2 है, इट विल कीप गोइंग। तो व्हेन इट विल बी S2 - S1,
सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द पावर यूजिंग रिकर्सन. सिंपल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हो. यू कैन प्रूव यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ऑल्सो. तो मैं ऐसे ही प्रूव कर रहा हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हो जाएगा. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI जो आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में. सो जब है n-1 पावर 1 है, n-2 है पावर 2 है, तो यहाँ 1 है, तो 1 मीन्स n-1, तो यहाँ क्या आएगा n-1. और इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो हाफ की पावर n s1 माइनस s0. इसमें क्या बोला था, ऐसे कुछ आएगा. अच्छा ये यहीं पे स्टॉप हो गया ना. ठीक है, हाफ की पावर n-1, तो यहाँ n1 से स्टार्ट किया, तो इसको छोड़ दो. सो दिस इज व्हाट वी गॉट, है ना, जो चाहिए हमें. तो यही तो है, दिस इज 1/2 की पावर n-1 s2 माइनस s1, यही है, ये आ जाएगा. ओके जी. तो हो गया. बाकी कन्वर्जेंट है, यू कैन प्रूव इट, उसमें तरीका बताया था. तो है ना, लिमिट n टेंस ब्रेक करके. तो मैं अभी आइडिया दे देता हूँ, मैं उसमें बता रहा था ना कैसे प्रूफ करोगे. सो जस्ट मैं आइडिया देता हूँ कैसे प्रूफ होगा. अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये जो है इन्होंने दे ही रखा ऑलरेडी, ध्यान से देखो. सो जैसे ये है Sn -1 माइनस Sn + 1, इट्स यहाँ पे है, एंड यू पुट इट इक्वल टू, रिमेनिंग क्या आएगा. सो यहाँ बचेगा एक Sn + 1 माइनस Sn. दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 2. तो इनिशियली यू पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा S1 माइनस S3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2. फिर आ जाएगा ऐसे ही S2 माइनस S4, तो यहाँ S4 माइनस S3. फिर यहाँ ऐसे ही मतलब n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, है ना. तो यहाँ आ जाएगा S3 माइनस S5, S5 माइनस S4, राइट, एंड इट विल कीप गोइंग. अब लास्ट में n टर्म के लिए लिख लो, सेम चीज एक बार रिपीट कर लो. Sn माइनस 1 माइनस Sn + 1 इज इक्वल टू Sn + 1 माइनस Sn. अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करो, देखो क्या होगा. तो टर्म्स कैंसिल होंगे और यहां से प्रूफ आ जाएगा, होंगे कैंसिल, देखो. सो बचेगा क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे. अच्छा एक और टर्म अगर लिखता मैं, तो वहाँ तक तो लिखा ही, अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिख दूँ फॉर एग्जांपल, है ना, Sn का लिमिट चाहिए ना मुझे, तो एक और टर्म या एक पिछला टर्म या इसका एक अगला टर्म लिख दो, एंड देन यू जस्ट ऐड इट. तो अब ऐड करोगे कुछ टर्म्स कट जाएंगे, लेफ्ट में 1-2 टर्म बचेगा, राइट में 1-2 टर्म बचेगा. जैसे इसका मैं नेक्स्ट अगर लिखता तो ये होता है Sn माइनस Sn + 2 इज इक्वल टू Sn + 2 माइनस Sn + 1, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. अब इसको ऐड करो तो क्या होगा, देखो जैसे ये S3 है, सो ये S3 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, राइट. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये S3 यहाँ से कैंसिल होगा, S4 इसको, तो पहले एक साइड देख लो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला अगले वाले से कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर दिया. तो देखो राइट साइड में क्या क्या बचा, Sn + 2 और इधर बचा है माइनस S2. ओनली 2 टर्म्स आर लेफ्ट. मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. सो आई एम प्रूविंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, जो उसमें लिखाया भी था. लेफ्ट साइड में देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो S3 कैंसिल हुआ इस S3 से, ये जो S4 है ये यहाँ वाले से कैंसिल हुआ होगा, S5 ऐसे ही इधर वाले से कैंसिल हुआ होगा. अब जैसे यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अब कहाँ से क्या कैंसिल होगा. तो जो S5 था, है ना, जैसे ये इधर वाला कैंसिल है, ये S3 है ना, S3 किससे, उधर से कैंसिल हुआ, S4 इसको कैंसिल करेगा. तो देखना आपको बचेगा क्या, व्हाट विल बी लेफ्ट. तो वैसे ही ये ना इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई टर्म होगा, ये भी उससे कैंसिल हो जाएगा, एंड बचेगा क्या फिर, व्हाट विल बी लेफ्ट. क्वेश्चन ये है, बताओ भाई. तो इधर तो कुछ बचेगा नहीं, मुझे लग रहा है सारे कैंसिल हो जाएंगे. इसके बाद ये बचेगा, चेक कर लो, इसका सिंप्लीफाई करो क्या आएगा. तो नाउ आई थिंक ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, दिस विल बी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा. तो मतलब ठीक से तुम्हें केयरफुल्ली देखना होगा कहाँ कहाँ बचेगा क्या. तो एज आई थिंक उसको पैटर्न ऑब्जर्व करो, सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ से बचा हुआ है लेफ्ट साइड में, अगर मैं ऐड करूँ तो लेफ्ट साइड में होगा S1 माइनस S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, और यहाँ पे है माइनस Sn + 2, और इधर से है S2 माइनस में है, इधर बचा हुआ है Sn + 2 माइनस S2, ये बचा हुआ है.
तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से Sn+2 आ गया इज S1+2S2, ऐसा कुछ। अच्छा आई थिंक टर्म आता है एक और, है ना, तो वो हमने मिस किए, देख करो कहाँ पे टर्म मिस हुआ है। तो अपॉन 3 आएगा, यही देखना पड़ेगा। सो S1+2S2 अपॉन में 3 होने चाहिए ना, तो 3 टाइम आएगा, तो इसका मतलब एक और टर्म ऐसा बचेगा कहीं पे। कहाँ पे है टर्म, देखो अपॉन 3 था या 2 था, वो फॉर्मूला सही लिखा था ना, ये 3 है ना अपॉन, तो तो एक टर्म कहाँ पे मिस हुआ है, देखो कहाँ पे आएगा, n-1, मतलब यहाँ 3 बार आएगा ना, दिस विल बी 3 टर्म्स, तभी तो 3 अपॉन में होगा। आई थिंक ये मैं सही सोच रहा था, यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, दैट्स वाई। तो ये वाला ना, दिस विल नॉट बी कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा। सो -Sn-1, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हुआ था, ये वाला टर्म इसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा, ये वाला टर्म उसके आगे वाले के साथ। तो ये टर्म तब कैंसिल होगा जब यहाँ पे कुछ टर्म होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये वाला आगे वाले के साथ कैंसिल होता है, यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए लास्ट 2 बचेगा, इट इज़ फाइन, हाँ सही है। तो यहाँ से ना यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास, पैटर्न समझो, तुम्हें वही देखना होगा, पैटर्न समझ के कैंसिल करना है। सो यू विल हैव, तो इनिशियली ये दोनों ना, क्योंकि ये टर्म थर्ड वाले से कैंसिल, देखो यहाँ वाला एक छोड़ के यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला किससे कैंसिल होगा, इसको छोड़ के आगे वाले से, आगे तो कोई है ही नहीं। जैसे 4 किसके साथ, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो ना, 4 इसके नीचे वाला अगर लिखता मैं तो वहाँ कैंसिल होता, तो एक स्किप करके, तो ये इसको स्किप करके अगले वाले टर्म से कैंसिल होता, ये वाला अगले टर्म से कैंसिल होता, लेकिन वो तो है ही नहीं ना, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो इनिशियली सही लिखा था उस समय। तो यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा हुआ है S1 + S2 - Sn-1 -Sn+2, और यहाँ है Sn+2 - S2, ये आ जाएगा। ओके, अब ठीक से लिखो, तो यहाँ एक और टर्म बचा हुआ है, इसका मतलब है कि 2Sn+2 उधर भेजो उसको, एंड Sn-1, ये -1 था +1 था, आई थिंक +1 है ना, ये +1 था, Sn+1 प्लस दिस। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, यू अप्लाई बोथ साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, तो आपको पता है ना, अगर an की लिमिट l है तो an+1 की लिमिट भी l होगी, ये बहुत ऑब्वियस है। जैसे अगर मान लो लिमिट an इज l इज द लिमिट, तो an+1 की भी लिमिट l होगी, बिकॉज n इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो n+1 विल ऑल्सो अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी l होगा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, सो यू विल हैव l + 2l, 3l = S1 + 2S2, सो लिमिट विल बी एट द एंड, डिवाइड कर लो, ठीक है ना, तो ये 3 हटा दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3। दिस इज अ प्रूफ, जो मैं प्रूफ लिखा है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो एग्जाम में ये आपको करना पड़ेगा उस टाइम पे। अगर याद है तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमें प्रूफ थोड़ी करना है एग्जाम में, हमें सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी देने हैं, जैम इज नॉट सब्जेक्टिव एग्जाम, तो हमें सब्जेक्टिव नहीं दिखाने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो, जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमने कल किया था, 4th सीरीज का है, अभी सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, 5th सीरीज का है, 6th भी सीरीज का है, 7th भी सीरीज का है, 8th, एक मिनट इसको क्या हो गया, जैसे ना इस तरह का, देखो ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, चलो ये सब सीरीज है ना, सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल सीरीज से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिमिट का है, तो ये तो आप लोग इजीली कर लेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली, ये जो क्वेश्चन है ये तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, तो यहाँ पे है 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 की पावर n, 3 की पावर 4 81, 81 की पावर n साइन n, यही है जी। सो लिमिट n टेंस, ये तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो इसका आंसर, ठीक है भाई, देख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है 64/,
81 इसकी पावर n इंटू साइन n। अब बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस टर्म एट n टेंस। तो ये 0 है और ये कोई बाउंडेड क्वांटिटी है। आप सैंडविच थ्योरम यहाँ लगा सकते हो, इफ यू वांट यू कैन अप्लाई सैंडविच थ्योरम। तो मान लो ये an है, तो an क्या होगा, माइनस ऑफ दिस टू प्लस ऑफ दिस, और दोनों साइड 0 पे लिमिट जा रही होगी तो बीच वाले 0 पे ही जाएगी। या ऐसे समझो ये 0 पे जा रही हो, ये बाउंडेड है। प्रॉब्लम कब होती है, जब 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाता, देन इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 0 इंटू सम नंबर बिटवीन -1 and 1, तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर इज 0, तो आंसर फाइनली 0 आना है। दिस 0 इज द आंसर। ठीक है ना। सो इसे आप कर सकते हो। तो कल मैं कंटिन्यू करता हूं। तो अभी आज हमने डिफाइन किया बाउंडेड, मोनोटोनिक, फिर कॉची सीक्वेंस, उस पर कुछ थ्योरम्स लिखे हमने, और कल मैं सब सीक्वेंस स्टार्ट करूंगा। सब सीक्वेंस है ना, सो कल सब सीक्वेंस करेंगे और उसके बाद देन सीरीज हो सकता है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो सीरीज का पार्ट है। बट अभी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सब सीक्वेंस और उसके बाद सीरीज पे आ जाएंगे, है ना, तब इनफिनाइट। से लास्ट वाले क्वेश्चन में लोअर बाउंड क्या लिया है स्पीच लगाने पे? लास्ट वाले क्वेश्चन में लोअर बाउंड कौन से वाले में, ये 64। इसमें यस सर। लोअर बाउंड किसका, सैंडविच थ्योरम लगाना है। यस। अरे तो साइन एन की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 से 1, हाँ तो मल्टीप्लाई करो इसको, तीनों साइड में इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, हाँ, मतलब सेम सेम ही रहेगा। हाँ, माइनस में सेम रहेगा। 64/81 की पावर n और 64/81 की पावर n। इसकी लिमिट 0 पे है, इसकी लिमिट 0 है, तो बीच वाले की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी बाई सैंडविच थ्योरम कि an लेस देन bn लेस देन cn। तो इस तरह से वैसे क्वेश्चन तो दिख रहा था, बट वही मुझे कंफ्यूजन हुआ कि लिमिट लोअर क्या आ रही। ठीक है, चलिए यहीं स्टॉप करते हैं अभी। तो कल हम लोग सब सीक्वेंस डिस्कस करेंगे एंड देन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सब सीक्वेंस दे लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर कल डिस्कस करेंगे। सब सीक्वेंस क्या होता है, फिर लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इन्फीरियर क्या है, सब सीक्वेंस और सीक्वेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू अभी के लिए।